हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम कॉलिंग में स्वागत है। फ्रेंड, हम सीटीपी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आए थे, जिसमें हम आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। ये 6 वीडियो है। इसकी ऑलरेडी 5 पार्ट्स बन चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें भी एक बार ज़रूर देख लें। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? एक स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा थार्नडाइक, चौथा कोहलर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है कोहलर। सीखने का गेस्टाल्ट सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलर ने। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कोहलर एवं कोफ्का सीखने से गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अहम निर्देशित होता है। एक वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, दूसरा सुख के सिद्धांत द्वारा, तीसरा आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, चौथा सामान्य सिद्धांत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है, जबकि इदम पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है कि आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। फिर से एक बार देख लेते हैं। अहम वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। इदम जो होता है वो पार्श्विक इच्छाओं तथा परा अहम सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। क्वेश्चन ऑप्शन ए 8 वर्ष, 2 12 वर्ष, 3 14 वर्ष, 4 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है 12 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक। ऑप्शन 1 समायोजन विकृति है, 2 मनोविच्छेदित विकृति है, 3 चिंता विकृति है, चौथा काय प्रारूप विकृति है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है 3 चिंता विकृति है। मनोग्रसित बाध्य विकृति जो है वो चिंता विकृति है, चिंता के द्वारा उत्पन्न होती हैं। मनोग्रस्तता एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोगी बार बार किसी आतार्किक एवं असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराते रहता है। रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगतता तथा अतार्किक स्वरूप को भली भांति समझता है और उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, परंतु वह लाचार रहता है और विचार बार बार उसके मन में आकर उसमें मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। अतः यह एक चिंता विकृति है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है कहलाती है। 1 क्रम सूचक मापनी, दूसरा नामित मापनी, तीसरा अंतराल मापनी, चौथा अनुपात मापनी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है 4 अनुपात मापनी। अनुपात मापनी क्या है? वह मापनी जिसमें अंतराल, देखिए फ्रेंड्स इसमें अंतराल, सॉरी फ्रेंड्स, अनुपात, यहाँ पे अनुपात मापनी सही आंसर है। अनुपात मापनी की डेफिनेशन क्या है? वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप अंतराल से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे अंतराल पे लाइनिंग की थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6, फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। 1 अहम, दूसरा इदम, तीसरा पराहम, चौथा परिस्थितियों।
क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है 3, पराहम। ठीक है, फ्राइड ने ये तीनों का सिद्धांत दिया था, परम, अहम, इदम, पराहम। तो इन्होंने कहा है अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है, तो वो होता है पराहम में। ठीक है फ्रेंड्स, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के मापन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 घटक माने, एक अचेतन, दूसरा इदम अहम, अत्यहम या पराहम। फ्राइड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम अहम और अंत्यहम इन तीनों तत्वों को विशेष महत्व देते हैं। उनके अनुसार जब ये तीनों तत्व एक दूसरे के साथ संबंधित होकर कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपने वातावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से संबंध स्थापित कर लेता है। तत्व संबंध इदम अहम अत्यहम जन्मजात एवं वंशानुगत होते हैं। यथार्थ जगत से संबंधित नैतिक मूल्य एवं आत्मा का अंतरीकरण से संबंधित पराहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों एवं आदर्शों से संबंधित होता है। इसे आत्मा के अंतःकरण की पुकार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान आकर्षित होने में की मुख्य भूमिका होती है। एक, उद्दीपन की उपादेयता, दूसरा उद्दीपन की तीव्रता, तीसरा उद्दीपन की विश्वसनीयता, चौथा उद्दीपन की सवियता। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है 2, उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान आकर्षित होने में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, उद्दीपन की तीव्रता की। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी व्यक्ति की लालसा भी उतनी ही अधिक होगी तथा इस स्थिति में इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्राइड के अनुसार एक विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने का या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की असफलता। दूसरा, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। तीसरा, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है 2, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। एक, नवीनता, दूसरा अवधि, तीसरा रुचि, चौथा आकार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 3, रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है रुचि। अगर रुचि होगी तो ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। एक, सीखना, दूसरा स्मृति, तीसरा प्रेरणा, चौथा चिंतन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है 1, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। ठीक है फ्रेंड्स, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसीलिए वह मिर्ची को फेंक देता है, फिर उसके पास कभी नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है
और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने आने वाली स्थितियों की भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखता है या अधिगम करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? एक शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था, चौथा प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बुद्धि का सर्वोत्तम विकास होता है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। आगे देखते हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। आरंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास का काफ़ी तेज से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19-20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। सबसे तेज गति से किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, और धीमी गति होती चली जाती है किशोरावस्था में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर के प्रयोग किया था। एक वनमानुष पर, दूसरा कुत्ते पर, तीसरा बिल्ली पर, चौथा चूहे पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है फ्रेंड्स वनमानुष पर। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत कोहलर ने किस पर किया था? तो वो किया था बंदर। सूझ का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक उल्फगंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ ओप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया है। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया। चिंपैंजी का नाम उन्होंने रखा था सुल्तान, ये भी पूछा जा चुका है। कोहलर ने के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, कोहलर की जो डेफिनेशन उन्होंने दी थी सूझ के सिद्धांत के प्रति कि कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। स्किनर ने, पावलोव ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो अधिगम में क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अधिगम सीखने की मुख्यतः 3 नियम दिए हैं। एक तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता है। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने अति आवश्यक हैं। एक, शिक्षक को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करें ताकि छात्र के अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स यहाँ नहीं है पूछा है। एक, वर्गीकरण का सिद्धांत, दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा समन्वय का सिद्धांत, चौथा व्यक्तिगतता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है फर्स्ट, वर्गीकरण का सिद्धांत वृद्धि और विकास के सिद्धांत में नहीं आता है, बाकी ये तीनों सिद्धांत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु के आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिसमें विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। एक, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा समन्वय का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा व्यक्तित्व का सिद्धांत, चौथा वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत, चौथा विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। एक, विभेदीकरण,
दूसरा सामान्यीकरण, तीसरा प्रत्यक्षीकरण, चौथा पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 3 प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? एक आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा अंतर्दर्शन विधि, चौथा बहिर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है फर्स्ट आगमन विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। एक केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, दूसरा केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, तीसरा केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, चौथा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है 4 गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उनका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? एक पारस्परिक अवस्था, दूसरा पूर्व पारस्परिक अवस्था, तीसरा पश्चात पारस्परिक अवस्था, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है फ्रेंड्स 2 पूर्व पारस्परिक अवस्था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ठीक है। क्या प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं? पहला पूर्व परंपरागत स्तर, रूढ़ित स्तर, दूसरा परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता के बाह्य कारणों के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 युंग, 2 रेचनर, 3 शेल्डर, 4 स्प्रेंजर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है फर्स्ट युंग ने दिया है। ठीक है। अंतर्मुखी, बहुमुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? युंग ने किया है। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। बालक विकास का अध्यापन। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। कथन था एक वुंट का, 2 टिचनर का, तीसरा वुडवर्थ का, चौथा मैडुगल का। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है वुडवर्थ। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो डेफिनेशन किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कोई कमेंट करना हो किसी चीज़ पे या आपको कोई वीडियोस चाहिए किसी टॉपिक पे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके आगे की वीडियोस का आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।